Hey everyone, this is me Sumi Jha and you are watching While Learning Classes, your ultimate destination for knowledge and growth. Guys, आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होने वाला है डिस्कोर्स, सिंटैक्स, मॉर्फोलॉजी एंड फोनोलॉजी। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि डिस्कोर्स क्या होता है, सिंटैक्स क्या होता है, मॉर्फोलॉजी क्या होता है एंड फोनोलॉजी क्या होता है। एक एक करके इन सभी के डेफिनेशन जानेंगे, इनकी इंपॉर्टेंस जानेंगे, इनकी यूजेस जानेंगे, एवरीथिंग हम जो है वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बट इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, साथ में कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर से शेयर करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब यहाँ हमारे सामने है डिस्कोर्स लिखा है, तो पहले इसको हम रीड आउट करते हैं। डिस्कोर्स रेफर्स टू हाउ लैंग्वेज इज़ यूज्ड इन रियल लाइफ कम्युनिकेशन, focusing on both spoken and written forms. It is concerned with how ideas are structured and conveyed and understood in context. In linguistics, discourse analyzes studies elements like coherence, cohesion, and context in communication. अब यहाँ मतलब जानेंगे डिस्कोर्स का। तो डिस्कोर्स का मतलब होता है कि हम भाषा का इस्तेमाल जो है वो किस तरीके से कर रहे हैं, यानी कि भाषा का यूज़ करना, किसी भी भाषा का यूज़ करना, और वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, स्पोकन फॉर्म में भी हो सकता है और रिटन फॉर्म में भी हो सकता है। यानी कि उसको हम लोग बोल के भी किस भाषा का यूज़ हम किस तरीके से करते हैं, और हम लोग लिख के भी कर सकते हैं भाषा का यूज़। बस यूज़ करना, कम्युनिकेशन में उसका यूज़ करने को हम बोलते हैं। ठीक है, तो भाषा के हम जानते हैं कि दो रूप होते हैं, एक मौखिक भाषा और एक लिखित भाषा। तो उस तरीके से दोनों ही रूप जो है वो डिस्कोर्स में जो है वो शामिल होता है, और रियलिटी में हम इसको जो है वो यूज़ करते हैं अपने रियल लाइफ में। सो ये इस बात को भी केंद्रित करता है कि विचार जो हैं वो हम किस तरीके से लोगों से साझा कर सकते हैं, क्योंकि हम किसी को भी कोई भी चीज़ समझाने के लिए या तो हम उसको बोल सकते हैं वो चीज़, और या अगर हमको मान लो बोलना अलाउड नहीं है तो हम लिख सकते हैं, लिख करके अपनी बात बता सकते हैं। और भाषा विज्ञान में जो है वो डिस्कोर्स का जो है वो विश्लेषण जो है वो बहुत एकता के साथ किया गया है, बहुत तत्वों के साथ किया गया है। कि मतलब अगर देखा जाए तो इसमें बस आप यही चीज़ मेन फोकस कर सकते हैं कि भाषा को जो है हम डेली लाइफ में बोलने के लिए हम डिस्कोर्स का यूज़ करते हैं, रियल लाइफ में कम्युनिकेशन करने के लिए, चाहे वो कम्युनिकेशन हमारी स्पोकन हो, बोलने में हो, चाहे वो हमारे लिखने में हो। अब अगर हम इम्पॉर्टेंस की बात करें तो इम्पॉर्टेंस हमारा है, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग कल्चरल वेरिएशंस इन कम्युनिकेशन, स्पेशली इन मल्टीलिंगुअल कॉन्टेक्स्ट लाइक इंडिया। अब यहाँ बोला है कि ये अलग अलग संस्कृतियों में संवाद की भिन्नताओं को समझने में मदद करता है, यानी कि अलग अलग कल्चर को ये जो मतलब डिस्कोर्स है, डिस्कोर्स का मतलब ही आपको पता चल गया है कि बात कम्युनिकेशन करना, ठीक है, वो किसी फॉर्म में हो सकती है। तो इसका इम्पॉर्टेंस ये है कि हम लोग एक दूसरे के कल्चर को, एक दूसरे की संस्कृतियों को भी जो है वो समझ सकते हैं इसके थ्रू। and analyzes how English interact with English languages in official, educational and creative setting। अब बोला गया है कि भारत में, क्योंकि हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश की बात कर रहे हैं, और डिस्कोर्स जो है मतलब भाषा, इंग्लिश भाषा की बात है कि भाषा को हम लोग जो है एक दूसरे से कम्युनिकेट करके या रिटन फॉर्म में या स्पोकन फॉर्म में हम एक दूसरे को अपनी बातें आजीवन डेली यूजेस में बताते हैं। तो एक तो ये हेल्प करता है कि हमारे कल्चर को, हमारे डिफरेंट संस्कृतियाँ हैं, उन सबको मिलाने में, उन सबको एकता मतलब जोड़ने में करता है। और दूसरा बोला गया है कि भारत में या अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं के संबंध को जो है वो समझने में उपयोगी है, यानी कि ये कहीं ना कहीं एकता बढ़ाता है। जैसे इंडिया में है, इंडिया में अंग्रेजी भाषा है और भारतीय की अपनी अपनी भी भाषा है। तो अगर हमको दोनों टाइप की लैंग्वेजेस आती है तो हम दोनों से इंटरेक्ट कर सकते हैं, दोनों से हमारा रिलेशन जो है वो अच्छा बन सकता है, ऑफिशियली अच्छा बन सकता है। अब हमारा सेकंड जो है वो सिंटैक्स है। सिंटैक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ वर्ड्स कंबाइन टू फॉर्म फ्रेजेस। अब सिंटैक्स का यूज़ कब होता है? शब्दों को जोड़कर एक शब्द बनाने के लिए। देखो यहाँ पे लिखा है ना, सिंटैक्स की स्टडी हम किस तरीके से करते हैं कि किस तरीके से जो वर्ड्स हैं वो कंबाइन होते हैं और किसी भी तरह का फ्रेज बनाते हैं, क्लोज बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। तो ये लैंग्वेजेस के रूल को हम लोग सिंटैक्स कहते हैं कि वर्ड्स जिस तरीके से जुड़ते हैं। अब इसके कुछ की कंपोनेंट्स हैं, मुख्य बातें हैं। सबसे पहला है वर्ड ऑर्डर। अब कोई भी चीज़ यानी कोई भी सेंटेंस जब बनता है, एक प्रॉपर सेंटेंस बनने में उसका हम एक ऑर्डर में प्लेस करते हैं कि पहले हम लोग सब्जेक्ट लगाते हैं, देन हम लोग वर्ब लगाते हैं, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लगाते हैं। और वर्ब में भी हेल्पिंग वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है।
तो हम उस एक ऑर्डर में करते हैं, ऐसा नहीं करते हम लोग उल्टा पुल्टा कर दिया फॉर्म को बिल्कुल। तो वही है कि सबसे पहले एक मतलब राइट क्लोज बनाने के लिए, राइट फ्रेज बनाने के लिए, राइट सेंटेंस बनाने के लिए हमको एक बात ध्यान रखनी है कि हमको चीज़ों को एक ऑर्डर फॉर्म में लिखना है, राइट ऑर्डर फॉर्म में। सबसे पहले सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, जिसको हम SVO स्ट्रक्चर बोलते हैं। जैसे यहाँ पे है शी राइट्स स्टोरीज, इसमें हमारा जो शी है वो हमारा सब्जेक्ट है, लिखना यानी हमारी क्रिया है, यानी राइट्स हमारा वर्ब है, एंड स्टोरीज हमारा जो है इसमें ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आया, देन उसके बाद हमने वर्ब लगाया, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट किया। तो एक फॉर्म में हमने इसको सिस्टमैटिक तरीके से लिखा। अगला मुख्य बातों में दूसरा बात आता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मतलब संधि, किसी भी चीज़ का हम लोग जब एग्रीमेंट करते हैं, इंश्योर्स हार्मोनी बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब। एग्जाम्पल, ही रन्स वर्सेस दे रन, यानी कि हमको ध्यान रखना है विषय में, यानी कि सब्जेक्ट में जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा उसमें, और क्रिया का मेल को हमको ध्यान रखना होता है। यानी कि जब भी हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जब भी पढ़ते हैं तो हमको बताया जाता है ना, जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है, जब हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो जो वर्ब होता है वो प्लूरल लगता है, और प्लूरल सब्जेक्ट हो तो वर्ब हमारा सिंगुलर लगता है। जैसे यहाँ पे ही है तो ही के साथ कभी रन नहीं आता, ही के साथ हमेशा रन्स आता है, और ज़्यादा के साथ कभी रन्स नहीं आता, ज़्यादा के साथ रन आता है, तो ज़्यादा लोगों के साथ सिंगल रन यूज़ किया। तो एक एग्रीमेंट होता है इंग्लिश में, तो वो भी हमारा सिंटैक्स में ही आता है। अगला है क्लोजेज। क्लोजेज जो है वो इंडिपेंडेंट भी होता है, यानी कि दो तरीके के क्लोजेज होते हैं ना। एक होता है स्वतंत्र उपवाक्य, यानी कि एक ऐसा वाक्य जो स्वतंत्र है, यानी कि अपने आप में ही कंप्लीट है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है। और एक ऐसा वाक्य आता है, एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसको ज़रूरत पड़ती है, जिसमें बिकॉज, बट लग के जो है, रिलेशन लग के जो है, दो वर्ड्स को मिलने के लिए किसी की ज़रूरत पड़ती है, कंप्लीट होने के लिए ज़रूरत पड़ती है। तो क्लोजेज में एक हो सकता है जैसे आई रीड बुक्स, ये हमारा इंडिपेंडेंट है, ये अपने आप में ही कंप्लीट है। और यहाँ पे डिपेंडेंट क्लोज मतलब ऐसा सेंटेंस जिसमें बिकॉज आई इंजॉय देम। अब यहाँ पे बिकॉज की ज़रूरत पड़ी, यानी किसी क्योंकि मैं वहाँ जा रहा था क्योंकि मुझे ये काम था, तो मैं वहाँ जा रहा था अपने आप में कंप्लीट था, लेकिन मुझे वहाँ काम था, उसके लिए हमने बिकॉज का, क्योंकि का यूज़ किया, इस वजह से ये डिपेंडेंट क्लोज बना। अब अगला है फ्रेजेस। इंक्लूड्स नाउन फ्रेजेस, द ब्लू स्काई वर्ब फ्रेजेस, इज रीडिंग एक्सेट्रा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे जैसे क्लोज होता है ना, वैसे फ्रेजेस भी होता है। तो ये फ्रेजेस में यूज़ किया गया है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे इंक्लूड्स नाउन फ्रेजेस, यानी कि जिसमें नाउन आता है वो हमारा नाउन फ्रेजेस हो गया। जैसे किसी नाउन क्या होता है, किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थानीय भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, यानी कि द नेम ऑफ द पर्सन प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। तो इस तरीके से द ब्लू स्काई किसी भी चीज़ का नेम है, इसीलिए हमारा नाउन फ्रेज आया। और वर्ब फ्रेज क्या हो जाता है, जिसमें कोई क्रिया हो रही हो, जैसे इज रीडिंग। रीडिंग मतलब कुछ पढ़ना, कुछ कार्य हो रहा है, इसीलिए। ठीक है, तो ये हमारा फ्रेजेस हो गया। अब उसके बाद हमसे अगला बोला गया है, हेडिंग में लिखा गया है सिग्निफिकेंस इन इंडियन इंग्लिश, यानी कि भारतीय अंग्रेजी के बारे में बोला गया है। इंडियन इंग्लिश ऑफन फीचर्स सिंटैक्टिक वेरिएशन influenced by native language. Example, she did not went there, common एरर ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन ग्रामर रूल्स। अब यहाँ पे क्या बोला है कि जो अंग्रेजी है, ऑब्वियस सी बात है कि भारतीय अंग्रेजी जो है वो दूसरे अंग्रेजों के अंग्रेजी से अलग होता है। इंडियन इंग्लिश जो है वो कुछ ना कुछ हद तक अलग होता है। जैसे भारतीय अंग्रेजी में स्थानीय भाषाओं के प्रभाव से विभिन्नताएँ दिखती हैं, यानी कि कहीं का इंग्लिश जो है आपको अलग लगेगा, कहीं का इंग्लिश आपको अलग लगेगा, बोलने का तरीका अलग होगा, एक्सेंट अलग होगा, कुछ रुक रुक के बोलेंगे, कुछ जो है वो बहुत फ्लुएंट बोलते हैं, कुछ की ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं होती, कुछ जो है विदाउट ग्रामेटिकल मिस्टेक्स के बोल लेते हैं, कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करते हैं। तो सबका अलग अलग जगह का अलग अलग वेरिएशन हमको दिखने को मिलता है। और हम लोग यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे यूज़ किया गया है शी डिड नॉट वेंट देयर। तो मतलब इसमें जो इंग्लिश है, तो ये यहाँ पे जो हम लोग इंडियन लोग जो यूज़ करते हैं वो इस तरीके से यूज़ करते हैं शी डिड नॉट वेंट देयर, लेकिन इसमें जो है काफ़ी हद तक कॉमन एरर, कॉमन मिस्टेक्स होती हैं। यानी कि जो इंडियन इंग्लिश होते हैं वो हमेशा तो नहीं, बट ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कई बार उसमें जो है वो फाइंड आउट किया जाता है। अगला है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या होता है, यानी कि हमने अब पहला पढ़ा हमने यहाँ पे डिस्कोर्स, उसके बाद हमने पढ़ा
सिंटैक्स। अब हमारा थर्ड जो है वो है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी स्टडीज द स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड एंड हाउ दे आर फॉर्म्ड यूजिंग मॉर्फेम्स, स्मॉलेस्ट मीनिंग कैरिंग यूनिट। यानी कि मॉर्फोलॉजी क्या होता है, उसका जो अगर हम डेफिनेशन को समझे तो मॉर्फोलॉजी शब्दों की संरचना और उनके बनने के तरीके का अध्ययन करता है। यानी किस तरीके से वर्ड्स एक स्ट्रक्चर में जुड़ते हैं और किस तरीके से वो एक वर्ड बनते हैं। यानी कि छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स जुड़ के किस तरीके से एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनता है और किस तरीके से एक वर्ड का जो है वो फॉर्म होता है। ठीक है, अब इसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो इसके भी काफ़ी सारे टाइप्स हैं मॉर्फेम्स के। सबसे पहला है फ्री मॉर्फेम्स, उसके बाद है, पहले हम इसको समझ लेते हैं फ्री मॉर्फेम्स को। ये कैन स्टैंड अलोन, एग्जाम्पल बुक और रन। तो सबसे पहला हमारे पास अगर हम इसके प्रकार की बात करें मॉर्फेम्स की, तो इसका हमारा फर्स्ट प्रकार है फ्री मॉर्फेम्स, यानी कि मुक्त मॉर्फेम। ठीक है, ये अपने तरीके से एक स्वतंत्र रूप में उपयोग किए जाते हैं, जैसे ये अकेले यूज़ होते हैं, इनको किसी की ज़रूरत नहीं है सेंटेंस को कंप्लीट करने में। बुक हुआ, रन हुआ। ठीक है, उसके बाद हमारा जो है वो है बाउंड मॉर्फेम्स। बाउंड मॉर्फेम्स का मतलब होता है कि इसको कंप्लीट होने के लिए किसी भी शब्दों की ज़रूरत हो जाती है, जैसे रिक्वायर्ड अटैचमेंट, जैसे हम उसमें प्रीफिक्स या सफिक्स लगा सकते हैं। जैसे इसमें हम लोग कंप्लीट करने के लिए हम उसमें कुछ प्रीफिक्स लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पे अन है तो अनएजुकेटेड बोल सकते हैं हम। ठीक है, और सफिक्स लाइक्ड ईडी, तो मतलब उसके एंड में भी मतलब उस वाक्य को, उस शब्द को कंप्लीट होने के लिए जो है रिक्वायरमेंट होती है, या तो हम उसके आगे कुछ लगाएं या तो हम उसके पीछे कुछ लगाएं। ठीक है, अब यहाँ पे है प्रोसेसेस इन मॉर्फोलॉजी, यानी कि इसकी प्रक्रिया क्या क्या होती है। सबसे पहला है इन्फ्लेक्शन, चेंजिंग फॉर्म टू एक्सप्रेस टेंस, नंबर और केस, एग्जाम्पल रन या रनिंग। ठीक है, रन से रनिंग यहाँ बना है। तो पहला बोला गया इसकी प्रक्रिया क्या होती है, तो सबसे पहली प्रक्रिया है इसका इन्फ्लेक्शन, यानी कि विभक्ति। तो इसमें हमको ध्यान रखना होता है काल का, संख्या का, किस रूप में उसको बदलना है, कब रन जो है वो रनिंग बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमको इसमें मॉर्फोलॉजी में ग्रामेटिकल चीज़ों को देखना पड़ता है, टेंस के अकॉर्डिंग चीज़ों को, नंबर्स को जो है वो चेंज करना पड़ता है। अगला हमारे से पूछा है डेरिवेशन। अगला इसका जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है डेरिवेशन, क्रिएटिंग न्यू वर्ड्स बाय एडिंग मॉर्फेम्स, यानी कि मॉर्फेम्स का यूज़ करके हम जो है वो न्यू वर्ड्स को बनाते हैं। जैसे हैप्पी था और अनहैप्पीनेस हुआ। ठीक है, तो हम लोगों ने इसमें अन और लास्ट में, या देखो दोनों में हमने कुछ ऐड किया, आगे हमने अन ऐड किया, फिर हमने चेंज बनाया, अनहैप्पीनेस बनाया। तो इस तरीके से नए शब्द जो है वो बनते हैं डेरिवेशन में। और इन्फ्लेक्शन में क्या होता है कि हम लोग अकॉर्डिंग टू टेंस जो है वो नंबर्स चेंज करते हैं, काल के अकॉर्डिंग संख्याओं को जो है हम चेंज करते हैं। अगला है सिग्निफिकेंस इन इंडियन इंग्लिश। तो इसकी भी भारतीय अंग्रेजी में क्या महत्व है, यानी कि हमने इससे पहले पढ़ा था सिग्निफिकेंस इन इंडियन इंग्लिश किसके बारे में, हमने पढ़ा था सिंटैक्स के बारे में, कि सिंटैक्स में क्या है, इसका सिंटैक्स का क्या महत्व है इंडियन इंग्लिश में। ठीक है, वैसे ही हम लोगों ने अब इसमें पढ़ना है कि मॉर्फोलॉजी का क्या सिग्निफिकेंस इन इंडियन इंग्लिश, यानी कि भारतीय अंग्रेजी में क्या महत्व है। तो इंडियन इंग्लिश ऑफन क्रिएट्स न्यू वर्ड्स बाय बोरोइंग एंड अडेप्टिंग फ्रॉम लोकल लैंग्वेजेस, एग्जाम्पल प्रीपोन एज अ काउंटर पार्ट टू पोस्टपोन, यानी कि बोला गया कि भारतीय अंग्रेजी में स्थानीय भाषाओं से शब्द उधार लेकर नए शब्द बनाए जाते हैं। ठीक है, और अगला है मॉर्फोलॉजी वेरिएशन रिफ्लेक्ट्स द हाइब्रिड नेचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। और जो अच्छा, इसमें हमारा ये भी था कि प्रीपोन जो है एग्जाम्पल है, उदाहरण के लिए प्रीपोन जो है वो पोस्टपोन का ही एक विपरीत शब्द है। जैसे हम लोगों ने बोलते हैं ना, कोई भी काम पोस्टपोन हो रहा है या कोई भी काम जल्दी होता है तो प्रीपोन हो रहा है। तो इस तरीके से ये किससे यूज़ हुआ, कहीं ना कहीं प्रीपोन एज अ काउंटर पार्ट टू पोस्टपोन, यानी कि प्रीपोन को जो है वो पोस्टपोन का विपरीत बना दिया गया इसी से वर्ड लेकर के, यानी कि पोस्टपोन से ही हमने प्रीपोन को बनाया। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें इंडियन इंग्लिश में जो है वो उधार ले लेते हैं और
झट से जो है उसका उल्टा जो है वो मिला के बना देते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशंस रिफ्लेक्ट द हाइब्रिड नेचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। तो इस तरीके से यानी कि चीज़ों को चेंज करके नई चीज़ें बना करके ये जो है ये मॉर्फोलॉजिकल चीज़ें जो हैं ये बहुत सारे वेरिएशंस जो हैं वो इंग्लिश के ला रही है इंडिया के अंदर। जैसे कि प्रीपोन बना दिया पोस्टपोन का से लेकर के, तो वैसे ही प्रीपोन का निर्माण हुआ तो नए शब्दों का निर्माण होने की वजह से तो जो मॉर्फोलॉजी का इंपॉर्टेंस बढ़ता जा रहा है कि एक वेरिएशंस इंडिया में जो है वो दे रही है। अगला हमारा पॉइंट है फोनोलॉजी का। फोनोलॉजी डील्स विद द साउंड सिस्टम ऑफ अ लैंग्वेज, यानी कि फोनोलॉजी जो है वो अब साउंड के साथ डिस्कस करती है चीज़ों को, यानी कि इसमें जो है वो क्या साउंड को लेकर के चीज़ें जो है वो डिस्कस की जाती है, इंक्लूडिंग द प्रोनाउंसिएशन, जैसे किस तरीके से चीज़ों का प्रोनाउंस किया जाता है, कहाँ पे चीज़ें साइलेंट होती है, कहाँ पे चीज़ें जो है वो साइलेंट नहीं होती है। बोलते हैं ना कहीं पे के साइलेंट होता है, कहीं पे एच साइलेंट होता है, तो उस तरीके से स्ट्रेस पैटर्न एंड रिदम, तो इन सब चीज़ों के ऊपर साउंड्स के ऊपर जो है वो यूज़ जो है वो फोनोलॉजी करता है। फोनोलॉजी किसी भाषा की ध्वनि प्रणाली का अध्ययन है जिससे हमको उच्चारण, स्वर, किस पे हमको बल देना है, किस में हमको जोर दे के बोलना है, किस में लय में हमको बोलना है, ये सब चीज़ें जो है वो शामिल है। अब इसके भी कुछ की फैक्टर्स हैं, कुछ इसके भी मुख्य पहलू हैं। तो पहला है हमारा फोनिम्स। फोनिम्स जो है द स्मॉलेस्ट साउंड यूनिट, यानी कि ये सबसे स्मॉलेस्ट साउंड यूनिट है, सबसे छोटे ध्वनि घटक, जिसमें जैसे कि पी, बी यानी कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म है ना, स्टार्ट होते ही ख़त्म, तो वैसे ही पी, बी ये सब जो है बहुत छोटे साउंड हैं जिसको हम लोग फोनिम्स कहते हैं। और एग्जाम्पल में इसका दिया है और बैट, पैट और बैट, अब जिस तरीके से दिया है तो ये काफ़ी स्मॉलेस्ट यूनिट है। अगला है स्ट्रेस। स्ट्रेस का मतलब होता है किसी भी शब्द पे बल देना, ठीक है, जोर देना। एम्फेसाइजेस ऑन सर्टेन सिलेबल्स, एग्जाम्पल प्रेजेंट एज अ नाउन वर्सेस प्रीसेंट एज अ वर्ब, यानी कि कुछ अक्षरों पे जोर देना पड़ता है हमको बोलते टाइम। उदाहरण के लिए प्रेजेंट जो एक संज्ञा है और प्री सेंट जो है, जिसमें प्री और सेंट अलग कर दिया गया है। प्री भी हमारा ऐसे कोमा करके है और सेंट भी हमारा कोमा करके है, तो इसमें जो है ये हमारा एक क्रिया की तरह यूज़ को होता है, ठीक है। जैसे कभी कभी केसेस में क्या होता है कि प्रेजेंट, अब यहाँ प्रेजेंट को अगर हम संज्ञा के रूप में यूज़ करें तो उसका मतलब होता है कि वर्तमान समय है ना, हम उस चीज़ों को बोलते हैं। जैसे कि उदाहरण में हम ले सकते हैं कि प्रेजेंट एज करंट टाइम, यानी कि अभी का करंट टाइम को, वर्तमान समय को हम बोलते हैं आई लिव इन द प्रेजेंट, मैं वर्तमान में जीता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। और हम लोग एक प्रेजेंट एक गिफ्ट को भी बोलते हैं प्रेजेंट, शी गेव मी अ ब्यूटीफुल प्रेजेंट, है ना, कि गिफ्ट दिया, प्रेजेंट उसको ही बोलते हैं। तो नाउन के रूप में भी हम प्रेजेंट को यूज़ करते हैं और प्रेजेंट को हम लोग क्रिया के रूप में भी यूज़ करते हैं, वर्ब के यूज़ में भी मतलब रूप में यूज़ करते हैं। अगर हम क्रिया के रूप में यूज़ करें तो प्रेजेंट मतलब किसी भी चीज़ को प्रस्तुत करना या सामने लाना। आई विल प्रेजेंट माई प्रोजेक्ट टुमारो, मैं कल अपना प्रोजेक्ट प्रस्तुत करूँगा, इस तरीके से। अब अगला हमारा जो है सी, वो है इंटोनेशन, यानी कि द राइज एंड फॉल ऑफ वॉइस, एग्जाम्पल अ राइजिंग टोन फॉर क्वेश्चंस। तो इंटोनेशन का मतलब होता है कि फोनोलॉजी में इंटोनेशन भी आता है, जहाँ पे कहीं कहीं पे हम अपनी वॉइस को जो है वो राइज करते हैं, यानी ऊपर की तरफ उठाते हैं, जोड़ लगाते हैं, किसी में हम लोग अपने आवाज़ को धीमा करते हैं, यानी कि कुछ कुछ साउंड, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें हमारी आवाज़ टोन ऊपर नीचे होती है, ठीक है। और जैसे एग्जाम्पल में बोला गया, जैसे हम किसी भी तरह के क्वेश्चंस को पूछने के लिए अपने साउंड को, अपने टोन को थोड़ा राइज में लेके जाते हैं, ठीक है। अब अगला हमारा डी है एसिमिलेशन, यानी कि चेंजेस इन साउंड व्हेन वर्ड्स आर स्पोकन टुगेदर। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हम कुछ वर्ड्स कह रहे होते हैं ना, तो उसको जब हम टुगेदर साथ में कहते हैं तो उसका साउंड चेंज हो जाता है। जैसे जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं इनपुट, तो इन और पुट, लेकिन हम जब इसको इकट्ठे बोलते हैं तो ये इनपुट हो जाता है, तो न जो है वो म में बदल गया, ठीक है। तो इस तरीके से काफ़ी सारे साउंड्स ऐसे होते हैं जब फटाफट में टुगेदर हम उसको साथ में बोलते हैं तो वो जो है अपना कहीं ना कहीं मतलब साउंड चेंज कर देते हैं, एन एम बन जाता है कभी कभी, इस तरीके से। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, ठीक है। अगला है सिग्निफिकेंस इन इंडियन इंग्लिश, तो इसकी भी क्या महत्व है इंग्लिश मतलब इंडियन इंग्लिश में।
फोनोलॉजिकल फीचर्स इन इंडियन इंग्लिश आर शेप्ड बाय नेटिव लैंग्वेज इन्फ्लुएंसेस, यानी कि भारतीय अंग्रेजी के उच्चारण में स्थानीय भाषाओं का प्रभाव होता है, यानी कि हर जगह का अलग अलग एक्सेंट होता है तो उच्चारण अलग अलग होता है। यानी कि जब कोई बिहार का मतलब व्यक्ति इंग्लिश बोलेगा तो उसका प्रोनाउंसिएशन और उसका उच्चारण, उसका फोनोलॉजिकल साउंड अलग होगा। और इसीलिए फोनोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंस है इंडियन इंग्लिश में, क्योंकि हर जगह अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग तरह का स्वर निकलता है, अलग अलग तरह का साउंड होता है। अगला है एग्जाम्पल, तो वही बोला गया है प्रोनाउंसिएशन में, जैसे कि उच्चारण वी एज डब्ल्यू, यानी कि वी को कभी कभी डब्ल्यू में भी यूज़ किया जाता है। जैसे वाओ हम बढ़ते हैं तो WO वाओ होता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं वी ही साउंड कर रहा है, ठीक है। तो कहीं कहीं पे जो है वो डेवलपमेंट एज डिवेलप इंस्टेड ऑफ, तो इस तरीके से कुछ कुछ चीज़ें जो है वो ये फोनोलॉजिकल चीज़ों में लिखी गई है। उच्चारण करने का तरीका जो है वो अलग होता है, एक्सेंट अलग होता है, स्ट्रेस यानी बल देना किसी भी चीज़ पे, और इनोशेशन यानी कि इंटोनेशन यानी कि साउंड का ऊपर नीचे करना। पैटर्न डिफर फ्रॉम नेटिव इंग्लिश, यानी कि नेटिव इंग्लिश मैंने आपको इससे पहले एक टॉपिक मैंने बताया था डिफरेंस, जिसमें हमने डिबेट किया था नेटिव इंग्लिश और नॉन नेटिव इंग्लिश में। सो नेटिव इंग्लिश वो कंट्रीज़ होती हैं, नेटिव इंग्लिश उन कंट्रीज़ में बोला जाता है जिन कंट्रीज़ की फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश होती है। नॉन नेटिव इंग्लिश वो कंट्रीज़ होते हैं जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज ना होकर के सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश होती है। नेटिव इंग्लिश कंट्रीज़ हम लोग अमेरिका को बोल सकते हैं, UK को बोल सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया को बोल सकते हैं। और नॉन नेटिव इंग्लिश हम लोग सबसे पहले अपने इंडिया को ही बोल सकते हैं, क्योंकि हमारी फर्स्ट लैंग्वेज जो है वो हिंदी है, उसके बाद इंग्लिश है, ठीक है। अब कंक्लूजन पे चलते हैं, तो वही बोला गया है कि हमारा जो एक्सेंट है, हमारा जो बोलने का तरीका है वो नेटिव इंग्लिश से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, यानी कि हमारा जो बोलना है वो अमेरिकन लोगों से बहुत अलग होगा। अब कंक्लूजन का अगर हम बात करें तो अंडरस्टैंडिंग सिंटैक्स, मॉर्फोलॉजी एंड फोनोलॉजी इज़ विटल फॉर एनालाइजिंग हाउ इंग्लिश फंक्शन इन इंडिया, यानी कि इन सब चीज़ों को निष्कर्ष यही निकलता है कि सिंटैक्स को, मॉर्फोलॉजी को, फोनोलॉजी को अगर हम अच्छे से समझें तो इसकी मदद से हम जो है वो अंग्रेज़ी कैसे भारत में काम करती है वो हम लोग अच्छे से सीख सकते हैं। कहीं पे हमको पता चलेगा साउंड का, कहीं पे हमको पता चलेगा, फोनोलॉजी में हम लोग साउंड सीखेंगे, मॉर्फोलॉजी में हम लोग, देखो मैंने जितनी भी चीज़ आपको बताई सब चीज़ है। डिस्कर्स में हम लोग सीखेंगे किस तरीके से हम लिख करके या बोल करके अपनी बातों को प्रकट कर सकते हैं। सिंटैक्स में हम लोग सीखेंगे किस तरीके से हम वर्ड्स को सही पैटर्न में जोड़ करके उसको जो है वो एक रियल मीनिंग दे सकते हैं, एक ऑर्डर में उसको प्लेस करके। फिर हम लोगों ने मॉर्फोलॉजी में सीखा था कि किस तरीके से हम लोग छोटे छोटे चीज़ों को ऐड करके जो वर्ड्स हैं, जो सेंटेंस उसको बनाते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट्स को ऐड करके कुछ कुछ जो है वो, और किस तरीके से हम लोग रन को रनिंग बनाते हैं, टेंस के अकॉर्डिंग हम लोग उसके नंबर्स चेंज करते हैं, किस तरीके से हम लोग सफिक्स है या प्रीफिक्स लगाते हैं। और फोनोलॉजी में हमने साउंड एक्सेंट सीखा। तो यही बोला गया कि इन सबको अगर हमको अच्छे से समझ आ जाएगा तो हम लोग इंग्लिश को और अच्छे से यूज़ कर सकते हैं इंडिया में। एंड दीज कंपोनेंट्स रिवील्स हाउ इंडियन इंग्लिश हैज़ इवॉल्व्ड थ्रू नेविगेशन अडेप्टिंग टू इंडियन linguistic context and how it operates as lingua franca in education, administration and creative literature। तो इंडियन इंग्लिश में यानी कि भारतीय अंग्रेज़ी में जो है वो स्थानीयकरण यानी कि अलग अलग जगह के लोगों के होने की वजह से जो है वो इंग्लिश को और भी ज़्यादा अपनाया गया है। डिफरेंट स्टेट्स के लोग का डिफरेंट बोलने का तरीका होता है। ये भाषा जो है वो भारत में शिक्षा, प्रशासन और साहित्य हर जगह में जो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यानी कि इंग्लिश ने जो है वो लिटरेचर को बहुत आगे बढ़ाया है। एंड दिस लिंग्विस्टिक एनालिसिस डेमोन्स्ट्रेट द ब्लेंडिंग ऑफ इंग्लिश विद इंडियन कल्चर एंड इट्स रोल इन पोस्ट कॉलोनियल आइडेंटिटी, यानी कि भारतीय अंग्रेज़ी जो है भारत की संस्कृति को और भी ज़्यादा जो है वो पहचान देती है। और ये नहीं है कि ये गलत होता है या कुछ, सबका अपना अपना तरीका होता है बोलने का, तो इसका भी उतना ही इम्पॉर्टेंस है। सो इसी के साथ हमारी ये जो वीडियो है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है देन यू हैव टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर नोटिफिकेशंस। और साथ में अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।